हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में 68 लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे लैंगविन का प्रतिचुंबकत्व का चिरचुंबक सिद्धांत, क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म गिवन बाय लैंगविन। तो हमने बताया कि लेंज के नियमानुसार यदि हम लेके चलते हैं, उसका कंसेप्ट काम में लेते हैं, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा प्रेरित धारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है। ठीक है, तो हमने मान निकाल लिया था म्यू इंड्यूस्ड माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी बाई 4m। ठीक है, अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो इंड्यूस हो रहा है चुंबकीय आघूर्ण, जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो भी ये जो इंड्यूस हो रहा है ये उस वृद्धि का विरोध करेगा, और यदि ये कम हो रहा है तो भी उस कमी का विरोध करेगा म्यू इंड्यूस जो है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है, तो जो भी इक्वेशन आया था, ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखो, अतः प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्राप्त होता है, या फिर प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण की दिशा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन का केस कंसिडर किया है, लेकिन यदि हम तत्व की बात करें, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक Z हो, उसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यदि हम जैसे जैसे एलिमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो Z का मान बढ़ता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहु इलेक्ट्रॉन का केस होता है, तो वहां पर सिचुएशन कैसे बनती है। ठीक है, क्योंकि किसी तत्व में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो यहां पर जो ये त्रिज्या ली गई है ना, ये त्रिज्या r, ये जरूरी नहीं है कि वो उसका पथ वृत्ताकार हो, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो अभिविन्यास होगा वो अलग अलग हो सकता है। किसी का वृत्ताकार होगा, किसी का दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है। ठीक है, अलग अलग नेचर हो सकता है। तो फिर r नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, r एवरेज, क्योंकि सभी का क्या लेना पड़ेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्याओं का औसत लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के परितः या नाभिक के चारों ओर अभिविन्यास अलग अलग होगा या हो सकता है, जिस कारण यहां हमें औसत त्रिज्या काम में लेनी होगी। यहां हमें औसत त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। या औसत त्रिज्या देखो किस प्रकार से निकालेंगे। अब गोलीय सममिति यानी इसका जो स्फेरिकल सिमेट्री है, उसके कारण अब ये गोलीय सममिति क्या होता है, जो स्फेरिकल सिमेट्री है ये क्या होती है, गोलीय सममितता होने के कारण
ये जो आर स्क्वायर आएगा ना, इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। और आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 3D के अंदर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो आर एक्स स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, आर वाई स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, और आर जेड ठीक है। स्पेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या है? स्पेरिकल सिमेट्री का मतलब ये है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर काट रहा है। तो चारों तरफ से देखेंगे ना तो ओरिएंटेशन सेम दिखाई देगा, चारों तरफ से किसी भी डायरेक्शन से आप देख लो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से आप देख लो। इसका मतलब है स्पेरिकल सिमेट्री होने पर पता है क्या होता है, आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर, ठीक है, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू सेम आने वाली है। और वो कितनी आएगी? इसलिए जो आर एक्स स्क्वायर है उसका एवरेज बराबर आएगा आर वाई स्क्वायर के एवरेज से। तभी कंडीशन होती है जब स्पेरिकल सिमेट्री हो। और इनमें से प्रत्येक की वैल्यू आएगी आर नॉट स्क्वायर, जो कि इस आर स्क्वायर एवरेज का मान है, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, प्रत्येक का हिस्सा कितना रहेगा, 1/3। आर नॉट यहां पर औसत त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉनों की औसत त्रिज्या। आर नॉट क्या है, औसत त्रिज्या है। लिखो इसको, लिखो। थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गोलीय संवेदता होने के कारण एक्चुअल में वैल्यू तो पहले ऐसे आती है कि आर स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर होगा 3D के अंदर। लेकिन गोलीय सममिति या फिर जो स्पेरिकल सिमेट्री होने के कारण आर एक्स स्क्वायर बराबर होगा आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तीनों बराबर होंगे, ठीक है। आर एक्स स्क्वायर का एवरेज, आर वाई स्क्वायर का एवरेज, आर जेड स्क्वायर का एवरेज, ये कितना आएगा? क्योंकि इसका जो एवरेज है ना, ये वाला आर स्क्वायर का एवरेज किसके बराबर आएगा, आर नॉट स्क्वायर के बराबर आने वाला है। औसत त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, एटॉमिक रेडियस आर नॉट। तो तीनों का हिस्सा होगा 1/3, 1/3, 1/3, इसलिए लिखा है मैंने। अब देखो यहां पर ये हो गया अपने पास कि तीनों ऐड होने चाहिए थे, आर स्क्वायर के एवरेज में तीनों ऐड होने चाहिए थे, लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लगाया है, जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो उस डायरेक्शन के सापेक्ष देखेंगे तो जो तल बनेगा, ठीक है, उस तल में केवल, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये अपना परमाणु है, ठीक है, और हम मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में। इसलिए आर स्क्वायर में केवल योगदान होगा आर एक्स स्क्वायर का और आर जेड स्क्वायर का, क्योंकि उसके सापेक्ष तो हम पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उसके सापेक्ष सिमेट्री है। या आर स्क्वायर का जो एवरेज होगा वो बराबर कितना आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड के सापेक्ष सममितता के कारण, जेड के सापेक्ष सममितता के कारण जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो देखो अब यहां से आर स्क्वायर का एवरेज कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 आर नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 आर नॉट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2/3 आर नॉट स्क्वायर। हर केस में इतना ही आएगा। आप एक्स डायरेक्शन के सापेक्ष मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फिर एक्स के सापेक्ष सिमेट्री रहेगी, तो फिर उसमें केवल योगदान होगा वाई और जेड का। जब आप वाई के सापेक्ष लगाएंगे तो एक्स और जेड का योगदान होगा। मतलब हर सिचुएशन में आंसर 2/3 आर नॉट स्क्वायर ही आना है, ठीक है। अतः प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण
किसी तत्व की बात कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन का गैस नहीं है। अतः प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा? जो फॉर्मूला है अपना म्यू इंड्यूस वाला, उसी को लेके चलना है। और इस फॉर्मूले में -e² b/4m और r² का एवरेज, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पर, कितनी है? 2/3 r0²। तो माइनस का e² b/4m, यहाँ से आ जाएगा 2/3 r0²। देखो ये कट गया और 3 दूनी 6, यहाँ से आ गया म्यू इंड्यूस बराबर -e² r0² b/4m, सॉरी 6m, -e² r0² b/6m। ठीक है, आपने जो समीकरण दिया है जहां तक ये आ गया था म्यू इंड्यूस बराबर -e² r² b/4m, उससे अगला समीकरण दे देना इसको, और मैं इसको देके चल रहा हूं फिलहाल 1, लेकिन आप उससे अगला समीकरण देंगे। ठीक है, लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो किसी तत्व के लिए बात करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी वजह से हमने एवरेज ले लिया। ठीक है, r0 वहां पर परमाणु की त्रिज्या है, जहां पर आपने लिखा है ना उससे त्रिज्या, उसके नीचे लिख लेना परमाणु की त्रिज्या, वो भी सही है। तो तत्व के लिए जब बात करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल एक ही नहीं होगा, वहां पर हम बात करेंगे Z इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? -Ze²। जी Z यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसको थोड़ा इंक्लूड कर लो, -Z, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? -Z। ठीक है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? एलिमेंट की, तो उसके लिए फिर उसका परमाणु क्रमांक लेना पड़ेगा Z। ठीक है, चलें आगे। अब यहां से आगे इस इक्वेशन से आगे -Ze² r0² b/6m में, चूंकि जो B होता है वो होता है μ0H, और जहां पर H कितना होता है? चुंबकन क्षेत्र। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व की परिभाषा से चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में निम्न संबंध होता है B बराबर μ0H। ये H वो होता है जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और B तो अंदर बनता है मटेरियल के अंदर, तो ये चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। जो क्षेत्र आरोपित करने से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो होता है चुंबकन क्षेत्र। तो यहां पर रखो, आता है म्यू इंड्यूस्ड बराबर -Ze² r0² / 6m, और B की जगह क्या आ जाएगा? μ0H। ठीक है, अब यदि चुंबकन तीव्रता कैपिटल M है, चुंबकन तीव्रता क्या होती है? चुंबकन तीव्रता होती है कि आप जब H मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये आपके पास कोई मटेरियल है, इसके ऊपर जब आप एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई करते हैं, मैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है जो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण बना देगा, जो इसमें चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा। सॉरी, द्विध्रुव आघूर्ण बोलना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर बोलना ठीक रहेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें बनेंगे और वो विपरीत दिशा में बनते हैं, जो क्या बन रहे हैं? म्यू इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर। तो M जो डिफाइन किया जाता है चुंबकन तीव्रता, वो डिफाइन की जाती है कि पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता की सहायता से परिभाषित किया जाता है कि इसके इकाई आयतन में, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चुंबकीय आघूर्ण बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड
चुंबकन तीव्रता या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, अब ये यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, और एक होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, वो मैं बता देता हूँ। चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई एम, जो कि डिफाइन की जाती है चुंबकन तीव्रता बटे चुंबकन क्षेत्र से। एक विमाहीन राशि होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पर कितना चुंबकन तीव्रता उत्पन्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। तो इस तीव्रता नहीं, प्रवृत्ति बोलना ठीक रहेगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये अपने को यहां पर काम लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो, यदि पदार्थ के इकाई आयतन में इकाई आयतन का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है, तो चुंबकन तीव्रता निम्न होगी। तो जो चुंबकन तीव्रता होगी वो होगी m बराबर देखो यहां पर मान लो ये तो क्या है चुंबकन तीव्रता, लेकिन ये तो एक की वजह से होगी ना। ठीक है, अब पर यूनिट वॉल्यूम में वो परमाणु एक परमाणु की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मटेरियल के अंदर पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हों तो उस कंडीशन में प्रति इकाई आयतन में जो परमाणु हैं, मान लो n है परमाणुओं की संख्या। अब प्रति इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या यानी n बटे v को उसने क्या लिख दिया, कैपिटल N। प्रति इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या मान लो स्मॉल n है और आयतन कितना है v, तो परमाणुओं की संख्या बटे आयतन उसने लिख दिया है क्या, कैपिटल N। ठीक है, क्योंकि इसमें आयतन की जो यूनिट है, जो विमा है, वो नीचे आ चुकी है। ये कैपिटल N क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में परमाणुओं की संख्या। ओके, तो म्यू इंड्यूस इंटू n, तो क्या करना है, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जेड ई स्क्वायर, या फिर लिखो माइनस n जेड ई स्क्वायर म्यू नॉट आर नॉट स्क्वायर बटे 6m और इंटू h। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो n इंटू n मल्टीप्लाई करना है, n जेड ई स्क्वायर म्यू नॉट आर नॉट स्क्वायर h बाई 6m। ओके, यहां तक तो लिखो इसको। अब इसके बाद में क्या करना है, m बराबर काई h का फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो पूरा वाला ये जो पार्ट है ये काई के बराबर हो जाएगा। चूंकि चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा अनुसार जो चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा होती है वो होती है काई चुंबकीय मैग्नेटिक बराबर होता है चुंबकन तीव्रता। ठीक है, चुंबकन तीव्रता बटे चुंबकन क्षेत्र। तो यहां से m बराबर क्या आ जाएगा, काई m h। इसको आप अगला समीकरण दे देना। अब समीकरण 3 और 4 की, और जो आपकी कॉपी में है उसके हिसाब से अलग समीकरण होंगे, तो 3 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर या समीकरण 3 व 4 से जो काई है वो बराबर आ जाएगा माइनस n जेड ई स्क्वायर म्यू नॉट आर नॉट स्क्वायर बाई 6m। ठीक है,
माइनस एन जेड ई स्क्वायर म्यू नोट आर नोट स्क्वायर बाई 6m। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? काई की। अब यहाँ से माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। लिखो। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने चुंबकीय प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण निकाला, उसकी सहायता से हमने चुंबकन तीव्रता निकाली। चुंबकन तीव्रता के बाद में हमने चुंबकन तीव्रता निकालने के बाद में ये फॉर्मूला होता है, हम वहां से काई आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि चुंबकीय प्रवृत्ति, अतः स्पष्ट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। एवं इसका मान, इसका जो मान आता है वो 10 की घात -6 की कोटि का आता है। (10⁻⁻6) के ऑर्डर का आएगा। जैसे यदि हम कॉपर की बात करना चाहें, उदाहरण के लिए जो कॉपर की वैल्यू आती है वो आती है -9 गुणा 10 की घात -6। और विमाहीन राशि है ये तो। नौ गुणा 10 की घात -6 प्राप्त होता है काई एम का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति बताता है कि कौन सा पदार्थ किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है, वो डाईमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक है, या फिर वो फेरोमैग्नेटिक है, किस टाइप का है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, फिर लोह चुंबकीय। इस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, वो तो हम लिख चुके हैं। प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकत्व का गुण ये कहता है कि जो उत्पन्न या फिर जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण होगा वो आरोपित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में होगा, इसलिए हमेशा उसमें साइन किसका आता है? माइनस का। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये ऐसे मटेरियली नहीं है कि केवल कुछ एक पदार्थों में पाया जाता है, ये सभी पदार्थों के अंदर प्रॉपर्टी होती है। कुछ में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अब जो कम होता है वो पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में इसका जो प्रभाव है प्रतिचुंबकत्व के गुण का वो कम होता है, नगण्य होता है। अनुचुंबकीय में कम होता है और फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थों में और भी कम होता है।
क्योंकि उनका जो लोहे चुंबकत्व का गुण है और जो अनुचुंबकत्व का गुण है वो इस प्रभाव को क्या बना देता है, नगण्य बना देता है। ठीक है, पहले तो इसको लिख लो। अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में इन पदार्थों में चुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण या प्रभाव नगण्य होता है। ठीक है, ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। और अब इसका कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल है कि एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कोणीय आवर्ती में परिवर्तन कीजिए, ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन आया हुआ है इरिबियम आयन Er3+ का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया और उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण पूछ लिया 2016 में। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन और है कि अपना जो फॉर्मूला आया है काई एम का, वो आया है -NZE²। ठीक है, μ0r0²/6m। क्या कहीं भी वो काई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्या वो उसमें टेम्परेचर की कोई वैल्यू है? नहीं है। तो एक लाइन और ऐड कर लो जो कि इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये किसके लिए है? केवल जो हम प्रतिचुंबकता गुण पढ़ रहे हैं केवल उसके लिए। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान चुंबकीय क्षेत्र व ताप पर निर्भर नहीं करता। ये लाइन भी ऐड कर लेना। अब इसके बाद में लिखो न्यूमेरिकल। पहला है, ठीक है, एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, आप लिखो इसको, एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन की, एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवर्ती में परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो दे रखा है 1 टेस्ला, और वह चुंबकीय क्षेत्र के उसमें जो आवर्ती में परिवर्तन है वो डेल्टा ओमेगा होता है लार्मर फ्रीक्वेंसी Eb/2m। Eb/2m ये फॉर्मूला है अपना। तो इसमें मान रख दो, ई का कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1/2 गुणा 9.1 × 10⁻−32। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा ओमेगा की, वो वैल्यू आ रही है 8.8 × 10⁻10 रेडियन पर सेकेंड। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, लिख लो इसको। अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था, इसको करते हैं।
इरेबियम आयन Er3+ का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया हुआ है और वो कितना है 4f11 5s2 और 5p6 है। इरेबियम आयन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कोई भी जो सब सेल है उपकक्ष है वो यदि कंप्लीटली भरा हुआ है तो उसके लिए कभी भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं निकलेगा। 5s2 और 5p6 के लिए 0 रहेगा, ठीक है, और हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखिए कि जो कंप्लीटली सब सेल फिल्ड है, जो कंप्लीटली फिल्ड सब सेल है, जैसे S और P ये भरे हुए हैं, S में 2 रह सकते हैं, P में 6 रह सकते हैं, तो इसकी वजह से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इनके लिए जब इसका देखेंगे S के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक की स्पिन डाउन, तो जो समेसन ms आएगा, ms का मतलब ये समेसन ms इसीलिए दी जाती है कि एक सब सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक की स्पिन अप यानी +½ एक की स्पिन डाउन, तो ½ -½ आंसर आएगा 0। समेसन ms से निकलता है s, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक होता है समेसन ml, जो कक्षीय क्वांटम संख्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो हम निकालते हैं। तो समेसन ml का मतलब है कि जैसे s के लिए l कितना होता है 0, तो वैसे भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ से समेसन ml करते हैं तो निकलता है l, क्योंकि ये बहु इलेक्ट्रॉन का केस है, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जिसको मैं स्मॉल l लिखूं। स्मॉल l होता है कक्षीय क्वांटम संख्या और कैपिटल L भी कक्षीय क्वांटम संख्या होती है। कैपिटल L को आप कोणीय संवेग से, कक्षीय कोणीय संवेग से रिलेट मत करना। ये बहु इलेक्ट्रॉन के केस में जो समेसन ml होता है वो होता है L1 + L2 इन सब का योग, और उसको हम लिखते हैं कैपिटल L से, ठीक है। तो L + S का योग कितना आएगा 0, और वो L + S क्या होगा कुल क्वांटम संख्या J। अब जब J ही 0 है तो फॉर्मूला होता है अपना GJ μB √J × J + 1। यहाँ पर J क्या है कुल क्वांटम संख्या है, GJ क्या है लांदे विपाटन गुणांक, और μB बोर मैग्नेटॉन EH/2m। तो हमें ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण उसने पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कुल चुंबकीय आघूर्ण उसने पूछा है, क्वेश्चन ऐसा ही है कि उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आप यदि अब इसकी वैल्यू चेक करना चाहें, आप एक बार खुद से ट्राई करना, 9.58 × μB इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, चेक करना आप। अब देखो इसको सॉल्यूशन हम निकालते हैं, इस प्रकार से आया, 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चूंकि 5s2 5p6 पूर्णतः भरे हुए हैं, अतः इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। तो फिर किसके लिए होगा? चूंकि 4f11, 4f11 का मतलब है सिंपल
1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7। अब सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में 8 9 10 और 11। ठीक है जी। F के लिए यदि हम लिखना चाहें F उपकक्ष के लिए L कितना होता है? SPDF। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 3 और F के लिए S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और इसके लिए 3। तो समेशन ml की जो वैल्यू आएगी, ml कहां से कहां तक होता है? ml कितना होगा? इसकी जो ml वैल्यू जाएंगी वो -l से +l तक चलेंगी विद डिफरेंस 1, तो या फिर +l से -l तक। तो 3 2 1 0 -1 -2 और माइनस का 3, ऐसे होगा +l to -l तक विद डिफरेंस 1। तो 3 2 1 0 -1 -2 और माइनस का 3। ठीक है। अब समेशन ml हमें ऐसे नहीं करना है, यहां पर अप्लाई करके फिर करना है समेशन ml कि जो गिवन कंडीशन है उसके लिए कितना है। तो यहां पर देखिए ml वैल्यूज कितनी है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए ml होगा 3, तो 2 के लिए कितना होगा? 3 + 3 6। तो इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए -2 है और इसके लिए -3 है। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से प्रत्येक का ml कितना है? 3। तो 2 का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, यदि आप लिखना चाहो कि इसके लिए होगा 2 × 3, इसके लिए होगा 2 × 2, ठीक है, इसके लिए होगा 2 × 1 और इसके लिए होगा 2 × 0। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस -1 प्लस -2, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक को -1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, एक को -2 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और एक को -3 से गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा। ये निकालना सीख लो पहले। तो यहां से देखो 3 2 5 और 1 6, ठीक है। कितना आ रहा है यहां से? 3 और 2 5 और 1 6 और यहां से कितना हो गया? 3 3 6, 2 और 2 4 और यहां से वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से 4 और 2 6, ये कट जाएगा इससे, 4 और 2 6 वैल्यू आ रही है। तो समेशन ml कितना है? और समेशन ml किसके बराबर होता है? इसलिए कुल कक्षीय क्वांटम संख्या, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, बहु इलेक्ट्रॉन का केस है, तो कुल कक्षीय क्वांटम संख्या होगी L और वो बराबर होती है समेशन ml के। और कितनी आ गई? 6 आ गई। L तो मैंने निकाल लिया, इसको लिख लो, S निकालूंगा अब मैं। इसके नीचे लिखना अब, इसके नीचे क्या लिखोगे? देखो समेशन ms, तो सबसे पहले तो ms लिखो कि ms कितना होगा। ±½ ±½ एक स्पिन एक की डाउन, तो प्लस माइनस। ठीक है। अब इसके लिए कितनी है स्पिन? हाफ। इसके लिए कितनी है? हाफ। और इसके लिए कितनी है? हाफ। तो देखो ये सब जब समेशन करेंगे ना, समेशन ms,
इसके ब्रैकेट में लिख दो कि 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए? 2 4 6 8 और 3 11। समेशन ms आएगा कुल स्पिन क्वांटम संख्या, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर s, समेशन ms कितना होगा? यहां से कितना हो जाएगा? 0 हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, और कितना आंसर आएगा? 3/2। तो 3/2 किसकी वैल्यू आ रही है? जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो है 3/2। ठीक है, अब मुझे बताओ अतः कुल क्वांटम संख्या, कुल क्वांटम संख्या, कुल क्वांटम संख्या होती है J, और ये होता है कक्षा क्वांटम संख्या प्लस स्पिन क्वांटम संख्या, यानी 6 + 3/2। कितना हो गया यहां से? 4 12 और 3 15, 15/2। तो जहां फॉर्मूले में s की जरूरत पड़े उसकी जगह तो मुझे 3/2 काम में लेना है, l की जरूरत पड़े उसकी जगह 6 काम में लेना है, और j की जरूरत पड़े उसकी जगह 15/2 काम में लेना है। यहां तक लिखो। तो यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ती है, अब f में 14 भर सकते हैं, तो 7 इसमें क्या होते हैं? जगह होती है इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। तो सबसे पहले एक एक भर दो, फिर उसके बाद में देखो कि कितना क्या है। ठीक है, और प्रत्येक के करेस्पॉन्डिंग समेशन ml निकाल लो और समेशन ms निकाल लो। देखिए, अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा क्या? यह होगा μJ बराबर GJ। अब कैपिटल लगाना है, ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया था, G के नीचे कैपिटल J लगाना है अब, क्योंकि कुल यहां पर क्वांटम संख्या लिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का केस नहीं है। μB और अंडर रूट यहां पर भी कैपिटल आएगा। अब इस कैपिटल J को अब कुल कोणीय संवेग मत मानना, ये कुल क्वांटम संख्या है ओनली। ठीक है, जहां सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, ये होता है 1 प्लस लैंगिक विपाटन गुणांक J × J+1 प्लस S × S+1 माइनस L × L+1 बटे 2J × J+1। इसका मान निकाल लेते हैं, कितना मान आ रहा है? यह आएगा GJ बराबर 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है? 15/2। 15/2 प्लस 1 कितना हो गया? 15 और 2 17, 17/2। S × S+1 3/2, 3/2 प्लस 1 कितना हो गया? 5/2 माइनस 6 और 1, अरे 6 यहाँ पर 6 गुणा 6 + 1 7, 7 6 42 बटे 2 गुणा 15/2 गुणा 17/2 J × J+1। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 1 + 0.2, यानी वैल्यू आएगी 1.2। 1.2 इसकी वैल्यू आएगी GJ की, 1.2। और देख लो 1 से 2 के बीच में ही है, 1 से 2 के बीच में है 1.2 लिखो। अब ये जो मान निकाले हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहां से अपने पास μJ की वैल्यू आ जाएगी जी, ये कितना है? 1.2 μB अंडर रूट J × J+1, ये है अपने पास 7 5 35 अंडर रूट 255 रहेगा शायद। ठीक है, और नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा, अंडर रूट से 12 जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.2/2 μB
और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.58 म्यू बी। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो, उन सब के लिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ही सॉल्व होगा। अब हम देखो एस के लिए तो हमने चेक कर लिया था, हम पी के लिए चेक करना चाहते हैं। पी में कितने भरे हुए हैं, 6। एक अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन। पी के लिए एल कितना होता है, एस पी 1, तो इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 0 होगा, इसके लिए -1 होगा ml। ठीक है, ml। लेकिन समेशन ml कितना होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ml 1 है तो 2 का कितना होगा 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। अरे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां से देखो माइनस का 2 प्लस के 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो L की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो जब सेल भरा हुआ होता है ना कंप्लीट, जब सब सेल भरा हुआ होता है तो समेशन ml या फिर कुल कक्षीय क्वांटम संख्या कितनी आती है, 0। ऐसा एस के लिए हो जाएगा। समेशन ms कितना होगा, इसकी स्पिन अप डाउन 0 अप डाउन 0 अप डाउन 0, समेशन ms भी कितना है, 0, जो कि क्या है, कुल स्पिन क्वांटम संख्या। तो L 0 S 0 तो J कितना हो जाएगा, 0। तो जब J 0 होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 रखो यहाँ पर, म्यू J कितना आएगा, 0। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यदि कोई सब सेल भरा हुआ है उसके लिए आंसर कितना आना है, 0 आना है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो आप एग्जाम में करके आना इस प्रकार से। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, चुंबकीय विरूपण। चुंबकीय विरूपण का मतलब होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इंग्लिश में। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेट को स्ट्रिक्ट करता है। स्ट्रिक्ट कैसे करता है, विरूपण क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ हैं, उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए, उनके आकार में, उनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, उतनी रहे। ठीक है, तो परिवर्तन जब होता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है चुंबकीय विरूपण। ठीक है, कि मान लो कि आपके पास कोई एक सैंपल है, अब आपने इसके ऊपर एक अप्लाई कर दिया चुंबकन क्षेत्र H, चुंबकन क्षेत्र मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है इसकी लंबाई बढ़ जाए, हो सकता है इसकी लंबाई घट जाए। ये बढ़ने का केस है, घटने का केस है। तो वो होगा कैसे, इसमें वो होगा इसके अंदर जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण हैं उनके कारण। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है चुंबकीय विरूपण। तो लिखो चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उनके आकार में परिवर्तन होने की घटना, उनके आकार में परिवर्तन होने की घटना चुंबकीय विरूपण कहलाती है। ठीक है, अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें पहले तनन होता है मतलब लंबाई बढ़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें संकुचन होता है। जैसे हम आयरन, निकल और कोबाल्ट की बात करें तो निकल और कोबाल्ट तो चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उनमें जो चुंबकीय विरूपण है
ठीक है, और इसके लिए गुणांक भी निकाला जाता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कोफिशिएंट, चुंबकीय विरूपण गुणांक। तो पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है। परिभाषा है कि किसी पदार्थ की जो लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लो लंबाई बढ़ गई, अनुपातिक परिवर्तन का मतलब है कि डेल्टा एल जो लंबाई में परिवर्तन है और जो वास्तविक लंबाई थी उनका जो अनुपात होगा वो कहलाता है चुंबकीय विरूपण गुणांक। परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई यानी अनुपातिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं अनुपातिक परिवर्तन। चुंबकीय पदार्थ की लंबाई में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन को चुंबकीय विरूपण गुणांक कहते हैं। जिसको गामा से निरूपित किया जाता है, चुंबकीय विरूपण गुणांक कहते हैं। अब किसी के लिए ये बढ़ता है, किसी के लिए कम होता है, इसकी वैल्यू किसी के लिए ज़्यादा होती है, किसी के लिए कम होती है। मान लो डेल्टा एल बढ़ रहा हो तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा, किसी के लिए जीरो से कम आएगा, किसी के लिए नेगेटिव आएगा। तो उन पदार्थों के आधार पर सबसे पहले हम आयरन, निकल और कोबाल्ट का ग्राफ बनाते हैं और उससे देखते हैं कि कौन से पदार्थ के लिए संकुचन हो रहा है, कौन से पदार्थ के लिए तनन हो रहा है। तो अब इसमें एग्जांपल लिखो, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है। याद रखना, चुंबकन तीव्रता m वेक्टर और चुंबकन क्षेत्र h वेक्टर दोनों की विमा सेम होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर। तो इधर है एम्पियर पर मीटर चुंबकन क्षेत्र, इधर है चुंबकीय विरूपण गुणांक और इसकी जीरो की लंबाई ये है, जीरो की लाइन है ये, जीरो लाइन। कोबाल्ट के लिए कुछ इस प्रकार से आता है कि जब चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं तो इसमें संकुचन होता है। देखो ये है जीरो, जीरो कब हुआ, वास्तविक लंबाई तो कुछ ना कुछ होगी ना, यहां से स्टार्ट करेगा क्योंकि यहां पर h जीरो है, h जीरो होने से डेल्टा एल क्या होगा, जीरो। तो जीरो बटे एल कितना आंसर आना है, जीरो आएगा। तो जीरो से स्टार्ट करेगा यहां से। उसके बाद फिर चुंबकन क्षेत्र लगाने पर उसमें अंदर ऐसी प्रक्रिया हो रही है कि डेल्टा एल का मान घट रहा है, निगेटिव है। तो फिर नेगेटिव बटे एल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो से कम आएगा ना, लेस देन जीरो आएगा, जीरो से कम आएगा। इसको लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है। जीरो से नीचे घटता जाएगा, माइनस में बढ़ता जा रहा है, तो संकुचन हो रहा है। निकेल के लिए इस प्रकार से आता है, मतलब इन दोनों के लिए क्या हो रहा है, इन दोनों के लिए संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनके लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। आयरन के लिए शुरू में क्या होता है कि शुरू में कुछ क्षेत्र जब बढ़ाते हैं, ठीक है, तो शुरू में जब क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उसमें तन्यता आती है, वो बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है इस प्रकार से, लेकिन फिर उसके बाद में फिर कम होना स्टार्ट कर देती है। तो ये है आयरन के लिए, शुरू में इसमें क्या होता है, तनन, एक्सटेंशन होगा इसके अंदर। बनाओ इसको ग्राफ।
अब इसमें आप एक काम करेंगे, इसमें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थ, उनकी परिभाषा और उनके गुणधर्म क्या क्या हैं, ये आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हो पहले से, या आप अपनी कॉपी में लिख लेना। हो सकता है छोटा क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। और चुंबकीय विरूपण के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटा आधा नंबर या 1 नंबर का, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। ओके, इसके बाद में अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, अतिचालकता, और ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से 70 से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।